हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर गुड, आई होप यू आर वेल। आई होप कि आपको कुछ याद रहा होगा जो हमने पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। हमने बेसिकली जो चीज़ें डिस्कस की थी वो थी पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से, और उसमें हमने सब कॉन्टिनेंट का बैकग्राउंड जानने की कोशिश की थी, और ये कि वहाँ पे जो इन्वेडर्स हैं वो कैसे आए और उन्होंने अपने वहाँ पे फुट होल्ड को कैसे ग्रिप किया और वहाँ पे कैसे अपनी सल्तनत कायम की। चाहे वो मुगल्स हो, हमने उनके बारे में भी डिस्कस किया था। डच ट्रेडर्स के बारे में भी, पोर्चुगीज के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम उससे थोड़ा सा आगे हिस्ट्री को लेकर आएंगे, जहाँ पे हम उनके डाउनफॉल के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने कुछ टाइम के बाद वहाँ पे इतने वो स्ट्रांग हो गए और उन्होंने इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ली थी, और वहाँ के पॉलिटिक्स में भी वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए थे, कि उसके बाद मुगल्स के साथ वो जब कॉम्बैट करने पे आए और फाइट करने पे आए, देन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्बैट देम, वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट देम। ठीक है, इस हवाले से मैं आपके साथ स्लाइड्स शेयर कर दूंगी, कि अपने लेक्चर की स्लाइड में आपसे शेयर कर देती हूँ ताकि हम अ, उसको गो थ्रू हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इट्स विजिबल once I share the slide. I hope you are able to see it. ठीक है, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटेंशंस के बारे में हमने बात की थी, और हमने ये भी देखा था कि सबसे पहले वो आए थे हमारे स्पाइस की ट्रेड के लिए आए थे, यानी कि हमारे जो स्पाइस हैं जिसमें क्लोव है, जिसमें हमारा लौंग है, दारचीनी है, मिर्च है, सेफ्रॉन है, हमारा कॉटन है, हमारा टेक्सटाइल है, there was very these items were very attractive for the foreign market. That's why foreign traders used to come here. ठीक है, डच ट्रेडर्स आए, पोर्चुगीज आए, और उन्होंने आके ट्रेडिंग के इंटेंशन से इंडिया में उन्होंने अपने जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं या अपने ऑफिसेस तो इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। द कंपनी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ गेनिंग अ टेरिटोरियल फुटहोल्ड इन मेनलैंड इंडिया। अब जो कंपनी थी, they also wanted to get some sort of territorial foothold. And what do I mean by territorial foothold is that they wanted to put their roots into the soil of India. They wanted to have a strong grasp on the soil of India, okay, with official sanctions from both Britain and Mughal Empire. और जब उन्होंने ये काम किया तो उन्होंने बहुत पक्के और फॉर्मल तरीके से ये काम किया, कि जब वो आए तो उन्होंने मुगल एम्परर से भी ब्रिटेन में उन्होंने उनसे परमिशन ली, दैट प्लीज काइंडली ग्रांट अस परमिशन टू डू द ट्रेडिंग। और वहां से भी मैंने आपसे पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि वहां से उन्होंने ब्रिटिश क्वीन को बोला था कि आप आइए और प्लीज, और हमें इस चीज़ की फॉर्मल इजाज़त दें। और जिसको हमने ये भी डिस्कस किया था, इसका एक रीज़न ये था कि वो जब उनको भेजेंगी तो वो उनको तमाम सहूलतें दे के भेजेंगी, और उनकी फैसिलिटीज़ में क्या होगा कि उनके पास नेवी में उनको आर्म्स, उनको प्रोटेक्शन, उनको इतने मंथ्स का फूड, क्योंकि सी वॉयजेस वर वेरी डेंजरस, they needed food, they needed medicine for that, all these things. So Queen gave them the permission to have all those facilities and take those facility and go to the soil of India and start trading from there. Okay, 1612 James one instructed Sir Thomas Roy to visit the Mughal Emperor Jahangir to arrange for a commercial treaty which would give company exclusive rights to reside and establish factories in India, and in return the emperor will be offered goods from Britain. ठीक है, इनकी एक कमर्शियल ट्रीटी हुई, यानी कि इनका एक फॉर्मल मुआहिदा हुआ जिसके थ्रू दैट वुड गिव द कंपनी एक्सक्लूसिव राइट्स, जिसके तहत ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव स्पेशल राइट्स दिए गए टू रिजाइड मीन टू स्टे एंड एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन इंडिया, के उनको एक ट्रीटी हुई, एक मुआहिदा हुआ, एक पैक्ट हुआ, जिसके थ्रू उनको इतने ज्यादा राइट्स दिए गए कि वो अपनी फैक्ट्रीज को यहाँ पे एस्टेब्लिश करें, और एम्परर को उसके बदले ये ब्रिटेन से गिफ्ट्स ला के देंगे। सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। ठीक है, और कुछ अरसे के बाद, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स के बाद, तो हमारी एक फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट होती है। लेकिन जब वो आए अराउंड 1600s के अराउंड वो आए, और तकरीबन उन्होंने 200-250 साल हुकूमत की, और उन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग की, अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया कलकत्ता और मेन सिटीज ऑफ इंडिया में, बॉम्बे में।
اور اس کے بعد انہوں نے پھر ان کی جو گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا اور مغل جو تھا تخت تھا اس کو فارملی ایبولش کیا. ٹھیک ہے. اور اس چیز کو ایبولش کرنے میں اور مغلس کے ان کے درمیان میں ایک کلیش ہوا تھا, ایک فائٹ ہوئی تھی. اس فائٹ کے بعد پراپرلی انڈیا کو کالونائز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب فائٹ ہوئی تھی 1857 میں, جس کے بہت سارے نام ہیں, جس کو جنگ آزادی بھی بولا جاتا ہے, جسے گریٹ ریبیلین بھی بولا جاتا ہے. اٹ از آلسو کالڈ انڈین میوٹنی بھی اس کو کہا جاتا ہے, اس کو اسپوئل میوٹنی بھی کہا جاتا ہے. اٹ واز کالڈ انڈین ریبیلین آف 1857. یہ وہ سال تھا جب انڈیا کی تاریخ پوری طریقے سے بدل گئی. آج ہم اور آپ جو انگلش سے آشنا ہے, انگریزی بولتے ہیں, اور یہ کہ انگلش کلچر کو اڈاپٹ کیا ہوا ان ٹرمز آف آور ٹی اور فوڈ چوائسیز میں بھی, یہ سارے سیڈز آف کالونائزیشن میں ہیں. ہم نے لاسٹ کلاس میں بات کی کہ کالونائزیشن کو ہسٹورینس جیسے بھی دیکھیں, بٹ اگین کالونائزیشن کی کچھ اچھی اور برائٹر سائڈس بھی ہیں, جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. One of the main reasons that triggered this mutiny was the rumor that cartridges which they had to bite open was greased with cow and pig fat. اب یہ میوٹنی اسٹارٹ کیسے ہوئی, اب یہ ساری پرابلم اسٹارٹ کیسے ہوئی, اسٹارٹ ہوئی تھی ایک ریومر پہ, ایک افواہ پھیل گئی تھی پوری آرمی میں. اچھا, اب ہوا کیا میں آپ کو بتا رہی ہوں, تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ میں آپ کو لے کے چلتی ہوں. اب یہاں پہ جب گورے آ گئے, ٹھیک ہے, اور برٹش راج انفارملی آ گیا, یہ لوگ بڑے ان کی فیکٹریز تھی. اب فیکٹریز تو بن گئی, لیکن فیکٹریز میں کام کس نے کرنا تھا, کام تو یہاں کے لوکل مزدوروں نے کرنا تھا. تو یہاں کے لوگ اتنے تعلیم یافتہ تو تھے نہیں, تو وہ کیا کرتے تھے, وہ بہت لیبر کلاس والی جابس کرتے تھے, اور ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی بھی گوروں کی یہ عام انڈینس کے ذمہ ہی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ان کو نا گنس دیکھ کے رکھتے تھے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے. تو کسی نے یہ افواہ پھیلائی کہ جو گن کو کیا ہوتا تھا کہ آپ نے منہ سے کارٹریجز کو اوپن کرنا ہوتا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ پگ اور کاؤ فیٹ کے سے گریس ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب پگ فیٹ مسلمانوں کے لیے حرام ہے, اور کاؤ کی ہندو پوجا کرتے, وہ ان کے لیے بہت زیادہ مطلب عجیب سی بات تھی, معیوب بات تھی کہ ہم گاؤ, جسے گاؤ ماتا کہتے ہیں, ہم اس کے فیٹ کو کیسے ٹچ کر سکتے ہیں اپنے منہ سے. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم گوروں کو چھوڑیں گے نہیں اور گوروں کو یہاں سے پکا دیں گے. ٹھیک ہے بھئی, آپ پکا دو, لیکن آپ یہ دیکھو کہ وہ کتنے پروگریسو تھے اس وقت. ٹھیک ہے. سو ان کے پاس اتنا منی, فائنانسز اور ریسورسز تھے that they were able to handle the war. Plus the war was facilitated directly from Britain. ٹھیک ہے. وہاں سے بھی آرمز آ رہے تھے, وہاں پہ بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ انڈیا میں بغاوت ہو رہی ہے, جنگ عظیم ہو رہی ہے. تو وہاں کی کوئین نے آف کورس اپنے لوگوں کو اور اپنے سپاہیوں کو پروٹیکٹ کرنا تھا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. سو دیٹ از ہاؤ اٹ ہیپن. ٹھیک ہے. بٹ اگین کیونکہ ہمارے پاس, مغلوں کے پاس اس وقت جو لڑنے کے لیے جو ویپنس تھے وہ بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ تھے. اب اگر ایک جگہ سے جنگ ہو رہی ہے اور ایک طرف سے بلٹس آ رہی ہیں اور دوسری طرف سے تیر آ رہے ہیں, تو کون جیتے گا؟ بائی ڈیفالٹ ہمیشہ بلٹس والا جیتے گا, جس کے جو آرمس, جس کے جو ویپنس ہیں وہ زیادہ ایڈوانسڈ ہیں, وہی جیتے گا. وہی اس کیس میں ہوا. It was major but ultimately unsuccessful uprising in India against the rule of British East India Company. وہ کہہ تو رہے تھے, تمام ہندو اور مسلمان جب اکٹھے تھے یونائٹڈ انڈیا میں, وہ کہہ تو رہے تھے کہ ہم اپنی آزادی لے کے رہیں گے اور ان لوگوں کو واپس بھیج دیں گے, لیکن but it was unsuccessful uprising against India again because of education. ایجوکیشن کا بہت زیادہ ڈسپیرٹی تھی. وہ بہت سکسیسفل تھے اور اس وقت ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن کا اتنا نہیں سسٹم تھا. ٹھیک ہے. دین فائنلی انہوں نے مغل جو ایمپرر تھا, لاسٹ مغل ایمپرر کا نام ہے بہادر شاہ ظفر, انہوں نے اس کو پرزن میں ڈالا, اس کو امپرزن کیا, اور لائک ٹوٹلی اور کمپلیٹلی ہمیشہ کے لیے مغل سلطنت کو اینڈ کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر آتا ہے کہ برطانیہ نے اپنا راج فارملی اسٹیبلش کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو ڈیزالو کر دیا گیا. انڈیا واز thereafter administered
directly by British government and the new British Raj. अब हम ब्रिटिश राज का हिस्सा बन चुके थे और हमें डायरेक्टली एडमिनिस्टर कौन करता था? हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली एडमिनिस्टर करती थी. व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर रही थी कि हमारे इंडिया के जितने भी लॉज और रूल्स और जो लेजिस्लेशन होती थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में होती थी और वो रूल्स बाद में इंडिया में फॉलो किए जाते थे. East India Company was dissolved and British reorganized the army, the financial and administrative system of India through Government of India Act 1958. On 1st November 1858, Queen Victoria issued a proclamation to Indians promising rights similar to those of British subjects. तो उसने कहा 58 में क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन एक इशू किया जिसमें उसने कहा कि अब हमने इंडिया को फतह तो कर लिया है लेकिन इंडिया को जो लोग हैं उनको हम इतने ही राइट्स देंगे जितना कि हम अपने खुद के लोगों को राइट्स देते, जो कि ठीक नहीं होता. ऑफ कोर्स आप दूसरे लोगों को हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन डील करते हो, यू नेवर डील देम एज फर्स्ट क्लास सिटीजन. हाउएवर शी सेड दैट आई विल ट्रीट यू इक्वली. हमने रीजंस ऑफ फेलियर्स हमने डिस्कस कर लिए थे कि प्लानिंग हमारे पास कम थी और हमारी आर्मी अनऑर्गेनाइज थी और हमारी लीडरशिप वीक थी क्योंकि मुगल एम्परर में, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि मोनार्की सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ ये होता है कि आपके अंदर कोर्ट पॉलिटिक्स ही इतनी ज्यादा चल रही होती है कि लोग कहते हैं कि इस बादशाह के बाद दूसरा बादशाह कौन बनता है, तो वो विद इन द कोर्ट्स बहुत ज्यादा आप वीक हो जाते हो पॉलिटिक्स कर करके अंदर ही. So the leadership was weak. There was no direction to the movement. ठीक है, military reasons ये थे कि British armies was superior in organization. British army had unlimited supplies. The rebels had limited supplies and outdated ammunitions. All sections did not participate. Prince and educated class जो थी हमारी जो थी उसने नहीं किया था participate. There was no alternative to feudalism but put forth by the rebels. ठीक है, और हमारे पास उनसे लड़ने के लिए प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं थे और हमारे पास फ्यूडलिज्म था. फ्यूडलिज्म कहते हैं जागीरदाराना निज़ाम, जिसमें एक इलाके का एक कोई चौधरी होता है और वो अपने इलाके को कंट्रोल करता है. तो आपकी जो नेशन वाइड जो मूवमेंट होती है वो फेल हो जाती है क्योंकि आपकी जो पूरी नेशन है वो डिसइंटीग्रेट होती है स्मॉलर यूनिट्स में. ठीक है, तो यूनिटी की कमी थी हमारे अंदर. फिर अब गोरे तो आ गए, उसके बाद एक जो सबसे बड़ा एक रेवोल्यूशन आया इंडिया में और आप और मैं जो अंग्रेजी सीखते हैं इसके सीड्स लगाए थे सर सैयद अहमद खान ने. सर सैयद अहमद खान वो शख्सियत है जो मुसलमान थे लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा गोरों के साथ क्लोज एसोसिएशन में काम किया था. इनके जो वालिद साहब थे वो मुगल कोर्ट में एज अ ज्यूरिस्ट सर्व करते थे. उन्होंने लॉ पढ़ा हुआ था और वो कानून के मामला देखते थे ब्रिटिश ये मुगल एम्परर में. फिर जब ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर किया ये उनको भी इन्होंने बहुत करीब से देखा. जब 1857 की जंग आज़ादी हुई तो कहा जाता था कि सर सैयद अहमद खान ने बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे गोरों की जान बचाई और उन्होंने गोरे कल्चर को और गोरी आइडियोलॉजी को और गोरी साइकोलॉजी को बड़े करीब से देखा था. ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान वो शख्स थे जिन्होंने पहली दफ़ा ये रियलाइज़ कराया कि अगर आपने अपने ओपोनेंट से जीतना है तो एटलीस्ट यू शुड कम ऑन द सेम टेबल. एटलीस्ट आपके लैंग्वेज तो सेम हो. अगर आपने अपने ओपोनेंट से कहना है कि भाई ये मेरे राइट्स हैं और ये मुझे हकूक दो, अगर आप लोगों की जुबान सेम ही नहीं होगी तो वो राइट्स नहीं मिलेंगे. ओके, ही वॉज एन एमिनेंट educationist, Muslim reformist, and politician. He is widely credited as the father of two nation theory that formed the basis of Pakistan movement. और उनको ये भी कहा जाता है कि वो दो कौमी नजरिए के बानी है. दो कौमी नजरिया क्या है कि हिंदुस्तान उस वक्त यूनाइटेड इंडिया में उन्होंने कहा था दो बड़ी कौमें आबाद है. ठीक है, दैट इज हिंदूज एंड मुस्लिम. इट इज टू नेशन के दो नेशन जो है यहाँ पे आबाद हैं और हर नेशन के कुछ डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज हैं दूसरी नेशन के साथ कि ये इकट्ठे कभी रह नहीं सकती. Sir Syed Ahmed Khan first used the word two nation for Hindus and Muslims. Sir Syed Ahmed Khan was a person who, hold on, okay,
So Sayyid Ahmad Khan was the first to use the word two nation for Hindus and Muslims. He was convinced by the hatred of Congress and Hindus towards the Muslims that both nations cannot stay united. He realized that Western style scientific education is the only way Muslims can excel. अच्छा, अब ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि 1880s के अंदर ही 1885 में एक्चुअली ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस बना दी गई। ये बनाई भी एक गोरे ने थी, एक ब्रिटिशर ने एक पॉलिटिकल जो जमात है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो बना दी थी इंडिया में, ठीक है। अब कुछ अरसे बाद वो पॉलिटिकल पार्टी जो बनाई गई थी लोगों के राइट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो वो उसके साथ क्या हुआ कि उसे डोमिनेट कर दिया गया। किसके साथ? उसे हिंदू से डोमिनेट कर लिया। मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे, चूंकि मुस्लिम्स उसमें माइनॉरिटी में थे तो उनकी सीट्स भी कम थी, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी कम थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश काउंसिल में। तो ये बड़ी कंसर्निंग बात थी सैयद अहमद खान की, ठीक है, कि he was convinced by the hatred of Congress and Hindus towards Muslims that both nations cannot stay united। और कुछ अरसे बाद उन्होंने ये चीज को मजीद रियलाइज किया, भी हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे मुस्लिम लीग बनी और कैसे कांग्रेस पे हिंदुओं का डोमिनेंस हुआ, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो पहले बंदे थे जिन्होंने गाइड किया मुसलमानों को कि प्लीज आप अपने बच्चों को सिर्फ इस चीज पे ही ना रह जाए कि ये मदरसे में जाएंगे, ये कुरान सीखेंगे और तफसीर सीखेंगे एंड दैट्स इट। मुसलमानों को लाजिम वेस्टर्न एजुकेशन में हिस्सा लेना है, मुसलमानों को लाजिम आगे निकलना है ताकि वो अंग्रेजी सीखे, उनकी जुबान को समझे, उनके लिटरेचर, उनके कल्चर को समझे और उन्हें उनसे कम्युनिकेट करें। आई होप मैं आसानी से समझा रही हूँ आपको, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, ओके। अच्छा, अब ये उसी बात को जो मैंने आपको बताई उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि इन 1838 सर सैयद अहमद entered the service of East India Company, and during the Indian Rebellion of 1857 he remained loyal to British Empire। अब सर सैयद अहमद खान 1838 के बाद है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल होते हैं, और उसके कुछ अर्से बाद जब जंग होती है तो वो क्या करते हैं, ही इज लॉयल टू ब्रिटिश एम्पायर, और वो बहुत सारे लोगों की गोरों की उन्होंने फिर जान भी बचाई। एंड ही वाज नोटेड फॉर हिज एक्शंस इन सेविंग European lives। He established Victoria School at Ghazipur in 1863 and formed Mohammedan Anglo-Oriental College, the first Muslim university, in 1857। अब फिर सैयद अहमद खान ने क्या किया, लोगों को ये कन्विंस करना शुरू कर दिया कि प्लीज आप अपने बच्चों को वेस्टर्न और साइंटिफिक एजुकेशन की तरफ लेके आए ताकि आपके बच्चे थोड़े से मॉडर्न हो, आपके बच्चे थोड़ा सा वर्ल्डली नॉलेज गेन करें। By the way, it was not an easy thing to make people understand कि आप प्लीज अपने बच्चों को लेकर आए इस तरफ। बहुत सारे लोग कहते थे कि ये काफिर है, बहुत सारे लोग उन पे ये एलिगेशंस लगाते थे कि ये उन्हीं का एक बंदा है, ये उनका स्पाई है और ये बंदा उन्हीं को फेवर कर रहा है, ही इज नॉट मुस्लिम, ही इज प्रिटेंडिंग टू बी अ मुस्लिम। उन पे ये तमाम एलिगेशंस लगाए गए थे when he started this education movement। ओके, रेजिस्टेंस अगेन वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है, ये बात मैंने भी डिस्कस की कि ऑर्थोडॉक्स जितने भी इस्लामिक स्कूल्स थे उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया, और उनको ये भी कहा गया, ये भी एलिगेशंस थी कि मे बी ही इज अ क्रिश्चियन, ही इज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, दैट्स व्हाई ही वांटेड टू ओपन दीज इंग्लिश मीडियम स्कूल। सर सही डिस्करेज द एक्शन मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मुस्लिम्स इन पॉलिटिक्स। और हाँ जी, सर सैयद ने ये भी मुसलमानों को कहा था कि आप लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, तो प्लीज बेहतर ये हुआ कि आप सियासत में हिस्सा ना लें, क्योंकि जब आपके पास एजुकेशन उस तरह की है नहीं तो आप पॉलिटिक्स में आके क्या करेंगे, नारे ही मारेंगे आप, ठीक है, और बल्कि आप लोगों को मिस यूज करेंगे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी। सो अनलेस यू हैव गुड होल्ड ऑन एजुकेशन, आप सोचें भी मत सियासत पे आने की, ठीक है। He regarded the attainment of higher education, English higher education, as the first priority for the upliftment of Muslim community। उसने कहा कि अगर मुसलमान अब जंग आज़ादी के बाद और मुगल एम्पायर के चले जाने के बाद अगर दोबारा ये खड़े हो सकते हैं तो वो सिर्फ एक वजह से, वो ये कि वो अपने एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी कि वो ये कि अपनी एजुकेशन को हासिल करें, उसके बाद ही ये गोरों के मद्दे मुकाबिल खड़े हो सकते हैं।
people that oppose two nation theory, ठीक है, उसमें कुछ देवबंदी उलमा भी थे जिन्होंने ओपन टू नेशन थ्योरी को अपोज किया, तो उसकी मुखालफत की थी, ठीक है। और ही एडवोकेटेड कंपोजिट इंडियन नेशनलिज्म, उन्होंने कहा कि अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो हम गोरों के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, अगर हम हिंदू और मुसलमान होके डिवाइड हो गए तो फिर ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी। बिलीविंग दैट नेशंस इन मॉडर्न टाइम्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंड, कल्चर एंड हिस्ट्री। और उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि हमारा एक यूनिफाइड लैंड है और हमारा कल्चर, हमारी फूड, हमारी जुबान एक जैसी है, so let's make it more as a nationalistic movement, not a tussle between Indians and Muslim, but a nationwide a movement that we have to stand against Gora people, against Britishers, ठीक है। और ये उनकी तरफ से, बहुत सारे मुसलमानों की तरफ से भी, मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से भी इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया कि ये क्यों लेकर आ रहे हैं ये वाला कल्चर, ठीक है। और उन्होंने ये भी किसी कई जगहों पे किया था कि मुसलमानों ने सुलह हुदैबिया भी तो किया था अपने टाइम, लेकिन सुलह हुदैबिया की जो नेचर थी वो टेम्परेरी थी, ठीक है। ऑल्दो मुस्लिम्स ने जो सुलह हुदैबिया है इस्लामिक हिस्ट्री में, दैट वाज अ पैक्ट और ट्रीटी बिटवीन मुस्लिम्स एंड ज्यूज ऑफ दैट टाइम, ठीक है। मक्का के ज्यूस थे जो कि उनको आने नहीं दे रहे थे हज के लिए, तो एक हुदैबिया के मुकाम पे क्याम किया गया, वहां पे एक ट्वीटी की गई। तो उन्होंने कहा कि पहले भी हमारे मुसलमानों की हिस्ट्री में इस तरह की ट्वीटीज हो चुकी हैं, तो हम कोई ऐसा मुआहदा कर लेते हैं अगर हमें इन लोगों से मसला है, लेकिन आप प्लीज इस कौम को डिवाइड मत करें। बट देयर वाज नथिंग दैट it should not be divided, क्योंकि culture was widely and the religion was completely different. Mahatma Gandhi's view: Hindus and Muslims were sons of the same soil of India. They were brothers who therefore must strive to keep India free and united. ठीक है। अब महात्मा गांधी ने कहा था कि मुसलमान और हिंदू इस जमीन के बेटों की तरह हैं, इस जमीन के दो बेटे, ठीक है। देयरफॉर ये जो दो बेटे हैं इनको इकट्ठा रहना चाहिए, ठीक है, टुगेदर रहेंगे ताकि ये आजादी हासिल कर लें ब्रिटिश राज से, ठीक है। आज का जो चैप्टर है वो यहीं पे कंक्लूड हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को यू अंडरस्टूड इट, इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, थोड़ी सी कंटिन्यूएशन थी, कुछ चीज़ें जिनको हमने स्टार्ट कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में उनको हमने मज़ीद क्लियर कर लिया। इसके अलावा जो दूसरा लेक्चर है वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो। थैंक यू।